हेलो। आइए देखते हैं आज एक नया टॉपिक। कल होली का पर्व रहा, आप सब नए होली खेली। आज है, जैसा अभी तक हमने देखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत पे आई, कैसे कैसे अपना राज्य के एक इंट्रो था। उस इंट्रो के माध्यम से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को जानने का प्रयास किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और सिर्फ व्यापार करने के माध्यम से आती है भारत। उस व्यापार के माध्यम से कंपनी धीरे धीरे करके एक न एक नए कानून लाके, नया विद्रोह करके अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाती है। उसी क्रम में जैसे कि 1656 में बिहार और उड़ीसा और बंगाल पे दीवानी प्राप्त किया था कंपनी ने। जैसे ही दीवानी प्राप्त किया था वैसे ही अपने क्षेत्रों को बढ़ावा देती है। जो क्षेत्रीय बिहार, उड़ीसा और बंगाल पे जो क्षेत्र होता है छोटा सा, उस क्षेत्र पे अपना वर्चस्व कायम करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी न किसी मुद्दे को लेके कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कहें अंग्रेज, भारत पे अपना धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ाते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी कहती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी संसदीय नियंत्रण का प्रयास करती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे चार्टर एक्ट भी कहते हैं, उस पर कंपनी एक सिर्फ संसदीय नियंत्रण का प्रयास करती है। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। इंग्लैंड का प्रथम प्रयास होता है कंपनी का। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी कुछ और सोचती है, माइंड डेवलप करती है और सोचती है, कहती है इससे काम नहीं चलने वाला, कुछ और किया है। तो 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी जो बंगाल, बम्बई और मद्रास 3 क्षेत्र थे, उन तीनों क्षेत्रों के जो गवर्नर हुआ करते थे, उन तीनों गवर्नरों को मिला के, उन तीनों क्षेत्रों को मिला के बंगाल के अधीन कर देती। जब बंगाल के अधीन कर देती है कंपनी की होशियारी, धीरे धीरे अपना एक वर्चस्व कायम करती है। तीनों को अधीन करती है बंगाल के, और एक गवर्नर को की जगह एक गवर्नर जनरल नियुक्त करती है। अभी तक 3 जगह से बैठ के कंपनी देख रही थी, अब कंपनी सिर्फ एक जगह से देखेगी और एक गवर्नर जनरल तीनों को डील करेगी। क्षेत्रों को धीरे धीरे करके बांध रही है और अपने कब्जे में ले रही है। इसके बाद गवर्नर जनरल के साथ साथ कंपनी को कुछ और सूझता है। कंपनी चाहती है कि धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम किया जाए। तो वर्चस्व कायम करने के साथ साथ जो तीनों प्रेसिडेंसी हो उनको तो अधीन कर लेती है, बंगाल के अधीन करके गवर्नर जनरल बना देती है। गवर्नर जनरल के साथ साथ कंपनी एक 4 सदस्यों की टीम गठित करती है, जो उस गवर्नर जनरल को गाइड करेंगे, और वो भी सब गवर्नर जनरल के अंदर काम करेंगे। कंपनी जो प्रशासन का क्षेत्र होता है वो बंगाल के अधीन करती है, प्रशासन के क्षेत्र को बंगाल के अधीन करती है। बंगाल के अधीन करने के बाद कंपनी इतना सोचती कि इतना तो हो गया, अब कुछ और किया। तो इसके साथ साथ हमें कुछ भी होगा तो इसका मुद्दा लेके हम लोगों को ब्रिटिश यानी इंग्लैंड जाना पड़ता है, तो वो हम यहीं सुलझा सके। इसके लिए कंपनी सोचती है, और 1773 के ही अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करती। कलकत्ता में ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करती। सर्वोच्च न्यायालय से क्या होगा, जो भी केस होंगे कंपनी स्वतः उस सर्वोच्च न्यायालय के गवर्नर को बैठा के, सर्वोच्च न्यायालय में गवर्नर को बैठा के स्वतः यही डील करेगी। 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में करती है। उसका मुख्य न्यायाधीश, उनके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया जाता है।
ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में होती है और उनके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे बनाए जाते हैं, एम्पे को बनाया जाता है। साथ ही साथ कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश के होने के साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीशों को भी गठन किया जाता है, जो छोटे छोटे बेंचों को देखती है। और एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसी तरह से कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में 1774 में ब्रिटिश के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला। आगे क्या होता है, इसी क्रम को बढ़ाते हुए कंपनी सर्वोच्च न्यायालय की अपील नहीं सुनी जा सके, इसके लिए कुछ सोचती है और आगे बढ़ती है। तो क्या करती है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो अपील होती है उसकी प्रीवी काउंसलिंग के लिए इंग्लैंड में एक काउंसिल अपील की जाती है। ठीक है, ये था सर्वोच्च 1773 का। इसी क्रम पे 1773 के अधिनियम के बाद कंपनी सोचती है ये अधिनियम में तो इतना कुछ हो गया और एक अधिनियम और बनाया जाए जिसमें से भारतीयों को और जकड़ा जाए, अपने कब्जे में और दिया जाए। तभी कंपनी नियम के तहत 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बनाती है। पिट्स इंडिया एक्ट, अब जो 1773 के अधिनियम में जो भी कमियां रह जाती हैं वो सारी कमियां 1774 के पिट्स इंडिया में एक्ट में पूरा करती है। पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार बार काउंसिलिंग, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य एवं इसके प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण, जो पूर्ण शासन नियंत्रण क्षेत्र था 1774 के अधिनियम में दिया जाता है। उसके साथ साथ गवर्नर जनरल में परिषदों की संख्या 3 कर दी जाती है तथा मतदान में बराबर का मत का अधिकार दिया जाता है। अगर बराबर का मतदान का अधिकार होता है, उसी क्रम पे एक मत जो वीटो का अधिकार होता है, वही अधिकार 1773 में न देके 1774 का जब पिट्स इंडिया एक्ट बनाया जाता है उसमें गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्रदान करता है। इस वीटो का अधिकार में क्या होता है, जब दोनों प्रति में मत बराबर होते हैं उस वीटो का अधिकार का प्रयोग करके गवर्नर जनरल जिसे चाहे वो अपना मत दे करके उसके पक्ष में अपना मत घोषित करता। यह था 2 सेशन 1773 और 1774। अगले वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे।